वालेकुम क्लास। मैंने आपको डिफरेंशियल ज्योमेट्री पढ़ानी है। मेरा नाम है शम्स अली। आपने जो बुक फॉलो करनी है वो है शम्स आउटलाइंस की डिफरेंशियल ज्योमेट्री। आज इसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं। फर्स्ट चैप्टर का नेम है वेक्टर्स। वेक्टर्स के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है। फर्स्ट टॉपिक है डिफरेंशियल ज्योमेट्री की डेफिनेशन। डिफरेंशियल ज्योमेट्री जो है वो स्टडी है ज्योमेट्रिक फिगर्स की यूजिंग द मेथड ऑफ कैलकुलस। हम कैलकुलस के मेथड को यूज़ करके तो मुख्तलिफ डिफरेंशियल फिगर्स की, ज्योमेट्रिक फिगर्स की, जैसे सर्कल हो गया, कर्व होगी, उसकी स्टडी करते हैं। इसमें आगे दो तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं कर्व या सरफेसेस की। ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो पॉइंट टू पॉइंट वेरी करें या सिर्फ पॉइंट्स पर, कुछ पॉइंट्स पर डिपेंड करें। अगर हम पॉइंट्स चेंज कर दें तो प्रॉपर्टीज़ चेंज हों, उसे लोकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। तो ऐसे जब हम लोकल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करते हैं तो उसे कहते हैं डिफरेंशियल ज्योमेट्री इन स्मॉल। देन जब एंटायर ज्योमेट्रिक फिगर की प्रॉपर्टी पर स्टडी करते हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो पूरी की पूरी फिगर पर डिपेंड करें, ना कि कुछ पॉइंट्स पर, उन प्रॉपर्टीज़ को कहते हैं ग्लोबल प्रॉपर्टीज़। और ग्लोबल प्रॉपर्टी की स्टडी जो है वो रिलेट एज दे रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ ग्लोबल प्रॉपर्टीज़। जिससे हम ग्लोबल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी को कहते हैं डिफरेंशियल ज्योमेट्री इन लार्ज। इनकी एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से ये सर्कल एक कर्व है, हमारे पास एम कर्व है इस, और ये सर्कल है एक। ये सर्कल एग्जैक्टली 3 पॉइंट्स पर कट करता है इस कर्व को। देन हम Q एंड R को P के नज़दीक ले कहते हैं, यानी इतना नज़दीक कि Q एंड R अप्रोचेस टू P, ये एक ही पॉइंट बन जाए। तो फिर ये जो सर्कल है यानी कि इन तीनों पॉइंट से गुजरेगा। फिर ये सर्कल सिर्फ यही पॉइंट है क्योंकि Q और R एंड Q तो एग्जैक्टली P के साथ तकरीबन मैच हो गए हैं, अप्रोच करके इनकी ना वैल्यूज़ P के साथ। ये सर्कल जो है फिर वो सिर्फ यहाँ से P की पॉइंट से ही गुजरेगा। और ये एक किस्म का ये इस P पॉइंट पर टेंजेंट भी है। ये सर्कल P पॉइंट्स पर अगर टेंजेंट लें तो ये सर्कल इस पॉइंट को सिर्फ कट करके तो ये सर्कल बनेगा। इस सर्कल का जो रेडियस होगा वो इस आर्क का कहलाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट P पॉइंट की रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर हम पॉइंट P को बदलेंगे, P को यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे सर्कल का रेडियस कुछ और आएगा। यहाँ पे अगर P लेंगे तो यहाँ पे इसका रेडियस कुछ और आएगा। तो ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये पॉइंट टू पॉइंट वेरी होता है, ये एक लोकल प्रॉपर्टी है। इसके बरअक्स अगर हम एक सर्कल ले लें और सर्कल की रेडियस को रेडियस ले लें सर्कल का रेडियस से, अगर सर्कल की रेडियस को चेंज करेंगे पूरा सर्कल चेंज होगा। अब मैं आर्क की नहीं बात कर रहा, सिर्फ सर्कल की बात कर रहा हूँ। अगर रेडियस चेंज करूँगा सर्कल चेंज होगा। तो जो रेडियस है वो सर्कल के लिए एक ग्लोबल प्रॉपर्टी है, जबकि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है एक आर्क का वो पॉइंट टू पॉइंट वेरी करता है, वो लोकल प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट ये यही एग्जांपल डिफाइन की गई है। नेक्स्ट है वेक्टर्स। वेक्टर्स यूक्लिडियन स्पेस। वेक्टर्स स्पेस में यानी कि 3 डायमेंशनल स्पेस में एक
थ्री ऑर्डर ट्रिपलेट्स कि 3 नंबर्स का एक ऑर्डर होता है हमारे पास। एक हम 3 नंबर्स को इकट्ठा करके ब्रैकेट्स में लिख लेते हैं, वो हमारे पास एक वेक्टर होता है। जैसे ये यूक्लिडियन स्पेस, ये हमारे पास 3 डायमेंशनल स्पेस है। ये एक्स एक्सिस है, जी एक्सिस है और वाई एक्सिस है और ये जी एक्सिस है। यहाँ पर कोई भी पॉइंट ले लें, जैसे ये पॉइंट है, हर पॉइंट एक वेक्टर है। ये पॉइंट है ना, तो ये इस वेक्टर को डिनोट करता है, ये रेड वेक्टर। और ये फर्स्ट वाला जो इसका कंपोनेंट है, ये इसका एक्स एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसका डिस्टेंस। अगर हम इसका प्रोजेक्शन लें एक्स एक्सिस पर, तो इसका एक्स एक्सिस से कितना दूर है उसका डिस्टेंस। सेकंड, ये ए टू इसका वाई एक्सिस, अगर हम इसका प्रोजेक्शन लें सीधा, तो यहाँ ये इसका डिस्टेंस वाई एक्सिस से कितना है। और थर्ड पे जी एक्सिस, यानी कि ये जी एक्सिस से इसका कितना डिस्टेंस है। इन जनरल जी एक्सिस बताता है कि ये कितना ऊपर है, इसकी ऊंचाई कितनी है। और एक्स एक्सिस ये एक्स की तरफ कितना है, और वाई एक्सिस वाई की तरफ ये कितना है। ये 3 डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस में ये वेक्टर वेक्टर ऐसे, उसमें हम वेक्टर्स को डिनोट करते हैं, वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी ऐसे ही लिखा हुआ है। और वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होती है, वो उसके कंपोनेंट्स को अगर हम स्केयर करके प्लस कर लें पाइथागोरस थ्योरम, तो वो के मुताबिक, और लेंथ है या मैग्नीट्यूड है वेक्टर्स की, से अगर 2 डायमेंशनल हो, ये दोनों हमारे पास एक्सिस हो, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसका वाई एक्सिस डिस्टेंस है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसका जी एक्सिस डिस्टेंस है। पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक ये वाई एक्सिस डिस्टेंस, ये जी एक्सिस, ये जी एक्सिस डिस्टेंस, ये वाई एक्सिस, सॉरी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाई एक्सिस डिस्टेंस और ये जी एक्सिस। तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक ये राइट ट्रायंगल बनेगी यहाँ से लेके यहाँ तक। लेट्स सी ये 2 डायमेंशन है हमारे पास ना, तो इसका वाई एक्सिस पर ये इतना डिस्टेंस ये बनेगा, ये वाई एक्सिस पर यानी कि ये A2, एंड ये डिस्टेंस जो है ये A3 बनेगा इसका। ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये A3 है ना, वो हमने उठा के इधर रख लिया। तो ये एक राइट ट्रायंगल है, तो इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होगी पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक। इस चीज़ का स्क्वायर, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है, वो इक्वल होगा A2 स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर। मैं 2 डायमेंशन में ले रहा हूँ, अगर क्योंकि ये 3D में आपको समझ नहीं आएगी। अगर 3 डायमेंशन में हो तो यहाँ पे A1 का स्क्वायर भी आ जाएगा, A1 का स्क्वायर। और ये इस वेक्टर हाइपोटेनस का स्क्वायर है, तो सिर्फ इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, इन सब का आप स्क्वायर रूट ले लें। इसे हम कहेंगे ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड। आई होप आप पीछे आपने पढ़ा होगा, पिछले क्लासेस में, सेकेंड ईयर में भी पढ़ा होगा। तो यही चीज़ है इसकी मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड 0 या 0 से ज़्यादा मैग्नीट्यूड नेगेटिव तो नहीं ना हो सकती, क्योंकि ये स्केयर्स हैं। स्केयर्स का आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, और पॉजिटिव नंबर का अंडर रूट हमेशा पॉजिटिव ही आता है। और 0 हो सकती है इफ़ एंड ओनली अगर कोई वेक्टर 0 हो।
नेक्स्ट ये वही एडिशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स को ऐड कैसे करना है ये आप लोग जानते होंगे। इसके एक्स कंपोनेंट्स को आपस में प्लस करना है, वाई कंपोनेंट्स को और जी कंपोनेंट्स को। ये कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करते हैं, एसोसिएटिव लॉ, ये प्रॉपर्टीज है, ये आप रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, अगर किसी भी स्केलर के साथ आप वेक्टर को मल्टीप्लाई करें तो उसके तीनों कंपोनेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसे स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। ये एग्जांपल है, लेट ए एक वेक्टर है बी, और टू ए क्या होगा, सो टू से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे टू आ जाएगा, यहाँ टू पाई, यहाँ पे टू मल्टीप्लाई ज़ीरो। एंड माइनस ए क्या होगा, माइनस से मल्टीप्लाई माइनस वन, माइनस पाई एंड ज़ीरो। तो ये सिंपल एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस। दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स कब लीनियर डिपेंडेंट होंगे और कब इंडिपेंडेंट होंगे। लेट्स से ये एक वेक्टर है वी हमारे पास, 1, 1 यानी कि इसका एक्स एक्सिस यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स एक्सिस का डिस्टेंस भी 1 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाई एक्सिस का डिस्टेंस भी 1 है। ये हमारे पास आ गया एक वेक्टर वी। और एक सेम वेक्टर है यू, ये 2, 2 है इसका एक्स, यहाँ पे 2 डिस्टेंस, फिर ये ऊपर वाई वाला भी 2 डिस्टेंस। क्लियरली हम ये लिख सकते हैं ना कि u इज़ इक्वल टू 2v, यानी कि अगर v को 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो u के इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, काम यहाँ पे 2 आ जाएगा, जैसे पीछे स्केलर मल्टीप्लिकेशन में मैंने बताया था। तो u इज़ इक्वल टू 2v, देन ये इस साइड पे आके u प्लस माइनस 2v इज़ इक्वल टू 0, यानी ये दोनों टू वेक्टर्स डिपेंडेंट होंगे, यानी कि एक दूसरे के लीनियरली डिपेंड करेंगे एक दूसरे पर। अगर हम आर्बिट्रेरी वैल्यूज़ u के साथ 1 लगा लें, आप कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यूज़ के कोई ऐसी वैल्यूज़ हों कि अगर हम उन दोनों को आपस में उन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करें और फिर ऐड कर लें तो आंसर ज़ीरो आ जाए, इस तरह के इनमें से हर एक ज़ीरो ना हो। ये जैसे यहाँ पे u के साथ 1 से मल्टीप्लाई किया और v के साथ -2 से मल्टीप्लाई किया, ये थे ना दो वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट। अगर दो से ज़्यादा हो, जैसे ये है एक वेक्टर a1 है, a2 एंड अप सो ऑन an वेक्टर्स हैं, और हम उन्हें n स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, a1 को k1 से, a2 को k2 से एंड अप सो ऑन an को kn से, और आंसर ज़ीरो आता है। इस तरह के टोटली हर एटलीस्ट एक के नॉन ज़ीरो हो, तो ये वेक्टर्स आपस में लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, एक दूसरे पर डिपेंड। यहाँ पे पिक्चर से ही नज़र आ रहा है कि जो v और u है एक दूसरे पर डिपेंड करता है, यानी कि v को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो u बन जाता है, हम u के पास जा सकते हैं, और अगर u को हम 2 पे डिवाइड कर दें तो हम v के पास आ सकते हैं। तो ये दोनों लीनियरली डिपेंडेंट हैं। उसके बरक्स अगर ये हमारे पास एक वेक्टर v है और ये हमारे पास एक वेक्टर w है, अब हम v को किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर लें, v w के इक्वल नहीं आ सकता। अगर हम v को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें, v ऐसे बढ़ता जाएगा। v को अगर हम किसी स्केलर से पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करें ना, 0 से अप सो ऑन, तो अगर तो हम 0 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे एक डॉट बन जाएगा। अगर हाफ से 1/2 से v को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी लेंथ हाफ हो जाएगी, इतनी बन जाएगी। अगर 1 से करें तो ये v ही रहेगा, अगर 2 से करें तो ये u तक आ जाएगा, और एंड अगर 3 से करें तो ये कुछ ज़्यादा आ जाएगा। अगर हम -1 से करें तो इतनी डायरेक्ट मैग्नीट्यूड रही रहेगी, लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ये माइनस v आ गया हमारे पास। एंड माइनस की
-1 -2 करेंगे और ज़्यादा इंक्रीज होगा, -3 ऐसे चलता जाएगा। सो वी को हम किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लें, 0 +1 +2 इंटीजर्स, आप रैशनल नंबर इरेशनल नंबर जिससे भी मल्टीप्लाई कर लें, हमारे पास सिर्फ ये लाइन आएगी, यानी कि वी सिर्फ इस लाइन के वेक्टर्स तक जा सकते हैं। या वी कभी भी डब्ल्यू के इक्वल नहीं हो सकता, वी कभी भी डब्ल्यू के इक्वल नहीं हो सकता। तो यानी कि ये कंडीशन है कि वी इज़ नॉट इक्वल टू डब्ल्यू। और एक ही सूरत में हो सकता है कि अगर हम दोनों तरफ ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर दें, फिर तो ये भी ज़ीरो बन जाएगा, ये भी ज़ीरो बन जाएगा, जो दोनों ज़ीरो वेक्टर्स हो जाएंगे। यानी कि अगर एक ही सूरत में बनता है कि वी को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करें तो ये डॉट आ जाएगा, डब्ल्यू को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करें ये डॉट आ जाएगा, तो हमारे पास ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, लेकिन डॉट की सूरत में, यानी कि ज़ीरो वी से मल्टीप्लाई करें और ज़ीरो को ही डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करें। देन इस साइड पे आके डब्ल्यू इधर, ये ज़ीरो डब्ल्यू प्लस -0 डब्ल्यू ये चीज़ हो गई, और इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पे मेन पॉइंट ये है कि दो वेक्टर्स आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं, ये दोनों इंडिपेंडेंट है वी एंड डब्ल्यू। अगर इन दोनों का लीनियर कम्बिनेशन लिखा जाए, यानी कि किसी स्केलर के साथ कोई भी स्केलर ऐसा हमें ना मिले कि इनके मल्टीप्लाई करके वी को डब्ल्यू को इज इक्वल टू ज़ीरो करें, तो कोई भी ऐसा नॉन ज़ीरो स्केलर ना मिले, हर एक को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करना पड़े फिर ही ये ज़ीरो हों, तो फिर ये दोनों वेक्टर्स जो हैं डब्ल्यू और वी आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। आप डब्ल्यू को किसी से मल्टीप्लाई करके वी की तरफ नहीं जा सकते और वी को मल्टीप्लाई करके डब्ल्यू के पास नहीं जा सकते। और अगर हमारे पास n वेक्टर्स हैं तो ये A1 A2 अगर हम इनको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके प्लस करके इज इक्वल टू ज़ीरो करें, तो सारे के हमारे पास ज़ीरो हो, तो फिर ही ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो। लीनियर डिपेंडेंट में एटलीस्ट एक के नॉन ज़ीरो होना चाहिए, तो ये इज इक्वल टू ज़ीरो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, तो फिर ये एन के एन वेक्टर्स आपस में लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। और इंडिपेंडेंट में हमारे पास ये एन वेक्टर हों और इनमें से सारे ही ज़ीरो और फिर ही ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो, तो फिर ये वेक्टर्स हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए। यहाँ पे इंडिपेंडेंट और इस केस में डिपेंडेंट। नेक्स्ट ये वही चीज़ लिखी हुई है, ये K1 U1 मैंने आपको थोड़ा ग्राफिकली भी बता दिया है। जैसे ये अब एग्जांपल है, लेट्स से ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, कह रहा है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है। देखिए अगर हम 2 को ए से मल्टीप्लाई करें प्लस बी को 1 से मल्टीप्लाई करें, सी को -1 से मल्टीप्लाई करें, तो ज़ीरो हो जाता है। यानी कि इनमें इनमें तो तीनों जो स्केलर मल्टीप्लाई तीनों ही नॉन ज़ीरो है। हमने कहा था कि तीनों में से अगर एक भी नॉन ज़ीरो हो और ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए तो वो डिपेंडेंट हो गए, तो ये लीनियरली डिपेंडेंट है, ये तीनों वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट है। देन बेसिस एंड कंपोनेंट्स। अच्छा, बेसिस क्या चीज़ है? ये 2 डायमेंशनल हमारे पास कार्टेशियन प्लेन है, या 2 डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस है हमारे पास। 2 डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस है। देन ये वेक्टर ई E1 का मैंने नेम दिया है इसे। इसमें क्या चीज़ है कि इसकी यहाँ से ज़ीरो से लेके यहाँ तक x वाला डिस्टेंस 1 है
और वाई इसका डिस्टेंस है नहीं, यानी कि इसकी ऊंचाई तो है नहीं, तो वो वाई का डिस्टेंस 0 है। देन ये E2 है हमारे पास एक वेक्टर। इस इसमें x का डिस्टेंस कोई नहीं, x की तरफ कोई डिस्टेंस नहीं, 0 है। और y का ये लेट से यहाँ तक का डिस्टेंस 1 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो y का डिस्टेंस इसका 1 है। ये दो वेक्टर्स हैं हमारे पास E2 में, यूक्लिडियन स्पेस E2। E3 में 3 वेक्टर्स हो जाएंगे, वो भी मैं बताता हूँ, लेकिन अभी ये 2 डायमेंशनल में मैं बात कर रहा हूँ। तो ये E2 2 डायमेंशनल स्पेस में ये दो वेक्टर्स हैं हमारे पास। क्लियरली ये दोनों इंडिपेंडेंट है, ये दोनों इंडिपेंडेंट है। आप इसको किसी से भी मल्टीप्लाई कर दें तो वो इसके इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन ही बिल्कुल चेंज है। आप इसको किससे भी मल्टीप्लाई कर लें, अगर आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस तरफ जाएगा, माइनस से करेंगे तो ये इस तरफ चला जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ऊपर की तरफ तो ये जा नहीं सकता, और ये नीचे की तरफ नहीं आ सकता, ये इस साइड की तरफ नहीं आ सकता, ये ऐसे जाएगा। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर की तरफ माइनस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, नीचे की तरफ ये वेक्टर मूव करेगा। लेकिन आप कभी भी ये दोनों एक दूसरे की तरफ नहीं जा सकते, ये इंडिपेंडेंट है। लेकिन इसके अलावा, इन दो वेक्टर्स के अलावा तीसरा आप कोई भी वेक्टर ले लें, इन चारों पोर्शन में कोई भी वेक्टर ले लें, जैसे ये आर्बिट्रेरी वेक्टर लिया मैंने, तो आप इन दोनों को किसी ऐसे स्केलर से मल्टीप्लाई करके प्लस कर दें तो ये तीसरे वेक्टर तक आप जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने इसको लेट से यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस -x है, क्योंकि इस साइड पे पॉजिटिव x, इस साइड पे -x डिस्टेंस है। तो E1 को अगर मैं -x से मल्टीप्लाई कर दूँगा, माइनस की वजह से डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, और x उसकी मैग्नीट्यूड होगी उस वेक्टर की, यानी कि वो x यूनिट्स आगे चला जाएगा, x यूनिट्स उसकी लंबाई होगी। तो एक ये हो गया। सेकंड पे मैं इस वेक्टर को ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है y, क्योंकि ये नीचे की तरफ है तो माइनस आएगा, तो मैं E2 को -y से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। -y से मल्टीप्लाई करूँगा, ये तो 0 ही देगा, -y मल्टीप्लाई 0 0, यहाँ पे -y आ जाएगा, और इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, नीचे की तरफ आ जाएगा, और मैग्नीट्यूड -y होगी, यानी कि ये वेक्टर बन जाएगा, ये वेक्टर। अच्छा, ये -xe1 है, ये -ye1, ये वेक्टर। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, हेड टू टेल रूल। क्या हेड टू टेल रूल? ये पहला वेक्टर कोई लिख लें, दूसरा वेक्टर आप लिखें उसकी टेल उसके हेड के साथ मैच हो, देन में जो रिजल्टेंट वेक्टर हो तो आप टेल से टेल और हेड से हेड मिला दें, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर। सेम उसी तरह मैंने यहाँ पे ये जो वेक्टर हमारे पास ग्रीन वेक्टर है, ये देखिए ये इन दोनों को प्लस करने से आ रहा है। पहले इन दोनों को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया, और फिर जब हमने प्लस किया तो ये वेक्टर हमारे पास आ गया, ग्रीन वेक्टर हमारे पास इन दोनों को प्लस करने से आ रहा है। ये दोनों वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हैं, और मैंने कहा है कि कोई भी वेक्टर इनके अलावा ले लो, वो इन दोनों के लीनियर कम्बिनेशन में आएगा, यानी कि इन दोनों को किसी लीनियर से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को फिर कंबाइन कर दो, यानी कि प्लस कर दो, तो वो तीसरा वेक्टर उसके इक्वल होगा। जैसे ये W इज़ इक्वल टू -x, हम लिख सकते हैं W इज़ इक्वल टू -x E1 प्लस -y E2। E1 की वैल्यू लिख ली, E2 की वैल्यू लिख ली, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब इनको माइनस कर देंगे, -x सॉरी यहाँ पे ना 0y आना था, यहाँ पे 0,
और यहाँ आगे माइनस वाई आना, आगे वाई आना था। तो ये तो माइनस एक्स माइनस ज़ीरो, माइनस एक्स ज़ीरो माइनस और वाई, तो माइनस वाई आ जाना, यहाँ पे माइनस वाई आ गया। तो डब्ल्यू को, डब्ल्यू की क्या वैल्यू आई, माइनस एक्स माइनस वाई। यहाँ आप डब्ल्यू को ऐसे भी लिख सकते हैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू जैसे ये लिखा हुआ है माइनस एक्स ई वन माइनस एक्स ई वन और माइनस वाई वाई ई टू। अगर हम डब्ल्यू को ये ले लें, कोई मतलब ये डब्ल्यू वेक्टर, तो ये भी इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। हम यहाँ पे ई वन को किसी ऐसे स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे कि वो यहाँ इसकी बिल्कुल सामने तक आ जाए, और वाई को किसी ऐसे स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे कि वो इस साइड पे उसके सामने तक सामने तक आ जाए। फिर इन दोनों को प्लस कर लेंगे, यानी कि इसको इधर आके लिखा है, टू टेल रोल लगा देंगे, तो नेक्स्ट ये हमारे पास यू वेक्टर आ जाएगा। ऐसे वेक्टर्स जो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो और वो अपने अलावा फिर हर एक वेक्टर को कंबाइन हो के किसी स्केल लीनियर कम्बिनेशन उनका, यानी लीनियर कम्बिनेशन कहते हैं कि उन्हें किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके तो फिर प्लस कर लें। तो ऐसे वेक्टर्स जो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, लीनियरली इंडिपेंडेंट लिखा है, और दूसरा उनके अलावा हर वेक्टर्स, ऑल वेक्टर्स, जो हर वेक्टर उनके लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जा सके, तो फिर वो वेक्टर्स कहलाते हैं बेसिस। ये आर स्केयर या यूक्लिडियन स्पेस E2 की बेसिस हैं, ये E1 एंड E2 ये बेसिस हैं। बेसिस का वैसे भी मतलब होता है बुनियाद, तो यहाँ पे भी ये एक बुनियाद है E1 E2 हर एक वेक्टर के पास जाने के लिए। इनकी मदद से आप हर एक पोजीशन पे जा सकते हैं, कोई भी पॉइंट आप यहाँ पे लगा, ये पॉइंट लगाए आप इस पॉइंट तक जा सकते हैं इन दोनों की मदद से। आप E1 को किसी ऐसे स्केलर से, माइनस स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इस साइड की तरफ आ जाएगा, और E2 को फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे किसी पॉजिटिव स्केलर से यहाँ तक, तो इसके सामने तक यहाँ तक आ जाएगा, तो फिर आप इन दोनों को प्लस कर लेंगे। तो ये जो वेक्टर है, ये जो पॉइंट है, ये वेक्टर जो है, ये देखें इस E1 और E2 के सामने लिखा जा चुका है। ऐसे वेक्टर्स जो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो और उनके अलावा बाकी सारे वेक्टर्स उस सिस्टम के, ये R2 है, तो इस बाकी सारे वेक्टर्स स्पैन हो जाएं, हर वेक्टर उनके लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जा सके, तो वो बेसिस कहलाते हैं। और ये था 2 डायमेंशन। अगर हमारे पास 3 डायमेंशन होता है, यानी कि यहाँ पे ये हमारे पास एक्स एक्सिस होता, ये वाई एक्सिस होता और ये जी एक्सिस होता, लेकिन इसमें 3 डायमेंशन है ना हमारे पास, तो 3 वेक्टर्स लगेंगे हमारे पास हर एक साइड पे जाने के लिए। तो इसमें जो E1 होगा वो हम ले लेंगे, यानी कि x1 y0 c0। इसी तरह E2 जो होगा, E2 हमारे पास आएगा x0 y1 एंड z0, एंड E3 आएगा। मेरे पास ये कोई राइटिंग टैबलेट नहीं है, मैं हैंड से लगा हूँ, तो ये राइटिंग फिर इस तरह ही होती है। ये 0 0 और z की तरफ, यानी कि तीनों डायरेक्शन में हमने एक एक वेक्टर ले लिए। तो अब इन तीनों की मदद से अब हम 3D स्पेस में किसी भी पॉइंट तक पहुंच सकते हैं, किसी भी पॉइंट को इन तीनों की लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं। मैंने 2D इसलिए यूज़ किया है कि समझने में आसानी रहेगी 2D,
मैंने 3D सिस्टम नहीं बनाया, 3D तो इस स्क्रीन पे नहीं था ना, समझ नहीं थी आनी, तो इसलिए मैंने 2D किया। जिस तरह 2 डायमेंशनल में सेम उसी तरह 3 डायमेंशनल में बस एक स्पेस बढ़ जाती है, एक वेक्टर आपका बढ़ जाता है। जैसे ये कह रहा है बेसिस हैं, 3 वेक्टर्स हैं E1 E2 एंड E3, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं हमारे पास। मसलन अगर हम इनको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो के को E1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर आ जाएगा के बाकी सारे ज़ीरो ज़ीरो, K1 बाकी सारे ज़ीरो ज़ीरो, प्लस इधर K2 बाकी सारे ज़ीरो, इधर K3 बाकी सारे ज़ीरो, इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा K1 K2 K3। और अगर हम इसे ज़ीरो के इक्वल रखते हैं, इसका मतलब है K1 K2 K3 ज़ीरो वेक्टर के इक्वल है। ये वेक्टर है ज़ीरो, बोल्ड करके लिखा हुआ है, इसका मतलब है 0, 0, 0, तीनों स्केलर ज़ीरो, यानी कि एक ही कंडीशन में ये ज़ीरो हो सकते हैं जब तीनों स्केलर ज़ीरो हों, तो यानी कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और दूसरी कंडीशन क्या है, ऑल्सो एनी वेक्टर ए कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ E1 E2, वही जो मैंने पीछे आपको एक्सप्लेन किया। तो ऐसे वेक्टर्स को भी हम कहते हैं बेसिस। और ये क्या थ्योरम लिखा हुआ है, एनी 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स फॉर्म अ बेसिस इन E3। ये E2 की बात कर लेते हैं। E2 में कोई भी दो ऐसे वेक्टर हो जो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो तो वो बेसिस बनाएंगे। यानी कि एक वेक्टर E1 ये ले लेते हैं, लेट्स सी मैं E2 को ये कर लेता हूँ, ये E2 है, ये नहीं है E2, अभी भी ये दोनों बेसिस हैं। ये हम E1 से E2 की तरफ नहीं जा सकते, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और इस वेक्टर से इन दोनों की मदद से भी अभी भी हम जा सकते हैं। किस तरह, इसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कुछ किसी माइनस नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। इसको भी मैं किसी माइनस के से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये तकरीबन कुछ इतना, हाँ ऐसे। अभी इन दोनों को मैं प्लस करता हूँ ना, इसको मैं उठा के इधर ले आता हूँ तो ये हेड टू टेल रूल के मुताबिक फिर ये वेक्टर नहीं बन रहा। कोई भी दो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर हो R2 में तो वो बेसिस बनाते हैं, कोई भी दो वेक्टर्स हों। इसी तरह R3 में है तो R3 में कोई भी तीन वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट हो तो वो भी बेसिस बनाएंगे। यही चीज़ इधर डिफाइन की गई है। नेक्स्ट ये एग्जांपल है दैट U1 U2 U3 भी बेसिस, ये बेसिस हैं और A उस बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया है U1 और U2, और B लीनियर का। यहाँ पे आप इन तीनों का कर सकते हैं ना, आप यहाँ पे 0 U3 भी लिख सकते हैं, तो वो इसलिए वरना भी लिखा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। A B एंड C ये तीन वेक्टर्स हैं। वी विल शो दैट A B C आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। वो कह रहा है कि अब शो करेंगे A B एंड C ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। हम क्या करेंगे, तीन स्केलर से मल्टीप्लाई, आर्बिट्रेरी स्केलर से मल्टीप्लाई कर देंगे इन तीनों वेक्टर्स को। देन ये वेक्टर आएगा 2K1 प्लस 3 2K1 माइनस K2, 2K1 U1 माइनस K2 U2 आएगा ना। तो पहले इसने मल्टीप्लाई किया, इसने इस स्टेप में ना डायरेक्ट ना U1 वालों को कंबाइन कर लिया, U2 वालों को कंबाइन कर लिया, U3 वेक्टर्स वालों को कंबाइन कर लिया। देखिए U3 के साथ क्या आएगा, C को किससे मल्टीप्लाई कर दे, K3 के साथ, तो K3 आ जाएगा एक, और एक U3 इधर है तो -2K2, तो -2K2 प्लस, कि पहले वो एक स्टेप स्किप कर गया कि पहले मल्टीप्लाई किया है इन सबको और फिर कंबाइन कर लिया U1 वेक्टर्स के कंपोनेंट को U2 और U3 और स्केलर मल्टीप्लिकेशन इनके को ना कंबाइन कर लिया और इक्वल टू 0 वेक्टर कर दिया। अब ये इसका मतलब है 0U1 प्लस 0U2 प्लस 0U3। ठीक है, या तो आप वेक्टर को इस तरह लिख लें, ब्रैकेट्स में लिख लें, ब्रैकेट्स में लिख लें आप, या तो वेक्टर्स को या बेसिस की फॉर्म में लिख लें।
बेसिस में आप क्या लिखेंगे, 0e1 प्लस 0e2 प्लस 0e3, ये बेसिस की फॉर्म में। तो इधर बेसिस के फॉर्म में लिखा गया, इधर बेसिस u1 u2 और u3 है, इसलिए u1 u2 और u3 आया। दैन जब आप इन्हें प्लस करते हैं इस सूरत, इस जैसे अगर आप ब्रैकेट्स में लिखेंगे तो अगर आप प्लस करेंगे तो इसका मतलब है आप इसको इससे प्लस करेंगे, 1 प्लस 0 तो हमारे पास 1 हो जाएगा, तो ये 1, 0 प्लस 2 2 कामा 2, 3 प्लस 0 कामा 3, ये हमारे पास ये न्यू सम करके वेक्टर आया। और अगर इस सूरत में लिखा हो तो प्लस, इसे भी ऐसे लिखेंगे ना, 1e1 प्लस 2e2 एंड 3e3 एंड 3e3 आके लिख लिया। तो अब e1 को e1 में प्लस करेंगे, e2 को e2 में, e3 को e3 में, यानी कि हम क्या करेंगे कि e1 के जो भी कंपोनेंट्स हैं ना, e1 के साथ इधर 0 है, इधर +1 है, तो उनको इकट्ठा करके लिख लेंगे और साथ में e1 लिख लेंगे। अब ये तो नंबर्स हैं, ये प्लस हो गए, 1e1 आ जाएगा, लेकिन इधर स्केलर्स हैं, हमें नहीं पता इनकी वैल्यूज, तो इसलिए ये इस फॉर्म में लिखा गया। अब ये 0 0u1 0u2 0u3 के इक्वल है, यानी कि u1 का कंपोनेंट्स जो है स्केलर का मल्टीप्लिकेशन जिससे हो रही है वो भी 0 के इक्वल है, ये भी 0 के इक्वल है और ये भी 0 के। ये हमारे पास एक 3 इक्वेशंस आ गई हैं, 3 इक्वेशंस आ गई हैं और 3 वेरिएबल्स हैं, k1 k2 और k3, 3 वेरिएबल्स में 3 इक्वेशंस आ गई हैं साइमल्टेनियसली, हमें इन्हें सॉल्व करना। तो आप क्या करें, आप इसमें इसका k1 2 है, k2 0 है और k3 3 है, लिख लें, इसी का भी तरतीब से लिख लें और इसका भी तरतीब से लिख लें, इनका डिटर्मिनेंट लें। अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं ना आएगा तो ये इंडिपेंडेंट होंगे, और अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाएगा तो ये डिपेंडेंट है। तो इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं आया तो ये प्रूव हो गया कि ये इंडिपेंडेंट है। अच्छा, ये डिटर्मिनेंट ज़ीरो आए ना आए, ये अगर आपने लीनियर अलजेब्रा पढ़ा हुआ है तो होमोजेनियस सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस सिस्टम तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, नहीं तो फिर आप अभी इसे एज इट इज़ ही रहने दें, मैं इसका नहीं आपको समझाने लगा ना, फिर लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। तो अगर तो ज़ीरो आ जाए तो डिपेंडेंट, ज़ीरो ना आए डिटर्मिनेंट तो इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट ये स्केलर प्रोडक्ट्स, आप जानते हैं वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट जिसे कहते हैं ए डॉट बी, तो हम कंपोनेंट्स को बस अब ए को b1 से प्लस a2 को b2 से प्लस a3 को b3 से, आई थिंक ये तो आपको पता, ये सिमेट्रिक होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी है इस पर होल्डर, ये स्केलर को आप बाद में मल्टीप्लाई कर लें, पहले डॉट ले नहीं है, मल्टीप्लाई करके डॉट करना, सेम आंसर आएगा। और किसी भी वेक्टर का उसके साथ डॉट प्रोडक्ट कभी भी ज़ीरो नहीं आएगा, ज़ीरो आएगा इस सूरत में अगर वो ज़ीरो होगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट तो हमारे पास होता है ना, ए डॉट ए का मतलब है कि ए की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई ए की मैग्नीट्यूड और कॉस दोनों के दरमियान एंगल, तो दोनों के दरमियान एंगल दोनों सेम वेक्टर्स हैं, तो एंगल फिर दोनों के दरमियान ज़ीरो होगा, तो ये तो 1 हो गया, ये फैक्टर तो 1 हो गया। अब अगर ए ज़ीरो होगा तो तभी आंसर ज़ीरो आएगा ना, ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो, ए इसके अलावा और कोई होगी मैग्नीट्यूड तो उनका मल्टीप्लिकेशन कभी भी ज़ीरो नहीं आएगा, तो यही चीज़ लिखी हुई है। देन नेक्स्ट ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ऐसे वेक्टर्स जिनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो आए वो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स होते हैं। और डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो कब आता है हमारे पास, मैं रेस कर लेता हूँ,
ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, लेट्स से हमारे पास एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी, अगर इनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो है तो ये एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है। और डॉट प्रोडक्ट कब ज़ीरो आता है, या तो दोनों के दरमियान एंगल 90 का हो, क्योंकि cos 90 पे ज़ीरो होता है। और इसका फार्मूला भी ये है, ए की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बी की मैग्नीट्यूड और साथ cos 90। या तो ये ज़ीरो हो, तो फिर इसका अगर दोनों 90 के एंगल हो दोनों के दरमियान, जैसे ये है, यानी कि दोनों प्रिपेंडिकुलर हों E1 और E2, ये दोनों भी आपस में ऑर्थोगोनल है, अगर हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लें तो हमारे पास आंसर ज़ीरो वेक्टर आएगा, क्योंकि इन दोनों के दरमियान 90 का एंगल है। तो या तो दोनों में से कोई एक ज़ीरो हो तो फिर भी ज़ीरो आएगा। तो ज़ीरो वेक्टर पॉइंट के साथ तो हर एक ऑर्थोगोनल होता है। ज़ीरो वेक्टर का मतलब है पॉइंट। तो इस कंडीशन को नहीं हम स्टडी करते इतना, यानी कि अगर ये नॉन ज़ीरो हो तो दोनों प्रिपेंडिकुलर हो तो ये दोनों ऑर्थोगोनल होंगे। यही चीज़ उधर लिखी हुई है कि एंगल अगर दोनों के दरमियान 90 का हो, π/2 हो, या दोनों में से कोई एक ज़ीरो या एंगल π/2 हो, तो ये आपस में ऑर्थोगोनल होंगे। जैसे ये एग्जाम्पल मैंने देंगे काफ़ी। नेक्स्ट ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, ये हमने पीछे बेसिस के बारे में पढ़ा था, ये बेसिस के बारे में हमने पढ़ा था, ये E1 और E2। आपको इधर बेसिस तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होती हैं, बेसिस लीनियरली इंडिपेंडेंट होती है, मैंने आपको पहले बताया। नेक्स्ट, अगर ये ऑर्थोगोनल भी हो, यानी कि E1 डॉट E2 ज़ीरो, दोनों के दरमियान 90 का एंगल हो, और सेकंड में इनकी मैग्नीट्यूड भी वन हो, यानी कि E1 डॉट E1 का E1 से ही डॉट लें तो आंसर वन आए। वन कैसे आएगा, यानी कि इन दोनों की मैग्नीट्यूड का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, एंगल तो 90 का होगा, वो कॉज वाला फैक्टर तो कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। तो E1 की वैल्यू मैग्नीट्यूड अगर वन हो तो वन मल्टीप्लाई वन, ये मल्टीप्लाई के लिए मैंने डॉट लगाया है, वन मल्टीप्लाई वन कॉज 90, तो ये तो वन ही रहेगा ना cos 90। तो जब इनकी मैग्नीट्यूड भी वन हो, इस तो ऐसी बेसिस जो एक दूसरे के ऑर्थोगोनल हो और मैग्नीट्यूड वन हो उनकी, तो वो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस कहलाती हैं। ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, ये टू बेसिस है ना, और थ्री में क्या होगा, E1 का E2 या E3 हर एक के साथ, यानी कि मुख्तलिफ अपने से अलहदा वाली बेसिस वेक्टर के साथ ज़ीरो आए आंसर, और अपने साथ डॉट प्रोडक्ट का आंसर वन आए, तो ऐसी बेसिस को हम कहते हैं ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। ये वही लिखा है, यूनिट वेक्टर्स और म्यूचुअली ऑर्थोगोनल, एक दूसरे के साथ ज़ीरो डॉट आए और एक अपने साथ वन आए। ये क्रॉनिकल सिंबल की फॉर्म में, ये अगर आपने ये क्रॉनिकल डेल्टा पढ़ा हुआ है, और देन अगर नहीं पढ़ा हुआ तो ये अभी इस कोर्स में तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं। ये एक सिंबल है ना, इसे हम ऐसे इससे प्रेजेंट करते हैं आई जे के, यानी कि अगर आई और जे इक्वल हो तो आंसर वन आएगा, यानी कि E1 डॉट E1 E2 डॉट E2, और अगर आई और जे इक्वल ना हो, 1 2 हो 2 1 हो ऐसे, तो फिर आंसर ज़ीरो आएगा। ये शॉर्टकट फॉर्म है लिखने की ऑर्थोनॉर्मल बेसिस पे। दैन ये थ्योरम नहीं करना आपने। नेक्स्ट, ओरिएंटेड बेसिस, ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी यहाँ पे मैं इतना ज़्यादा ना वो नहीं इसे डिटेल कर सकता ना, काफ़ी ज़्यादा लिखना पड़ना है, और मेरे पास टैबलेट नहीं है।
आप इसे रीड कीजिएगा इस चैप्टर, इस टॉपिक को। नेक्स्ट अगर आपकी ऑफलाइन क्लासेस हो गई, कॉलेज में आते हैं, तो मैं ये डिस्कस कर दूँगा बोर्ड पे। वेक्टर प्रोडक्ट है, वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट। ए क्रॉस बी आप जानते होंगे, डिटर्मिनेंट ले लेते हैं हम। पिछली क्लासेस में आपने एफ एस सी में आई जे के पढ़ा था, बेस उधर आई जे के बेसिस थी, आई जे के। इधर वही चीज़ है, बस नोटेशंस बदल गई हैं, E1 E2 E3 हमने बेसिस यूज़ करनी। तो डिटर्मिनेंट आप ले लें। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब है आप ये, इसने ये क्या किया है कि E1 करके हम क्या करते थे मैट्रिक में कि आई जे के ऐसे लिखते थे ऊपर, और फिर इधर वेक्टर ए के कंपोनेंट्स लिखते थे, आई के नीचे आई, जे के नीचे जे, और इधर के दूसरे वेक्टर के कंपोनेंट लिखते थे। इधर इसने क्या किया हुआ, इसने इस साइड से ले लिए, इस साइड E1 E2 E3 कर लिया, और इधर ए के कंपोनेंट लिख लिए 1 0 के। ये ए के नहीं, 3 डायमेंशनल है, E1 E2 E3। एक कंपोनेंट लिख लिए हैं, E1 के सामने E1, E2 के सामने E2, E3 0 है तो 0, इधर बी के कंपोनेंट लिख लिए। आप इसे इस तरह भी कर सकते हैं, इधर इधर E1 E2 और ये E3। तो आप इधर ए के कंपोनेंट्स लिख सकते हैं, E1 के नीचे E1 E2 E3, इधर बी सेम है, डायरेक्शन बदलने से सेम तरीके से इधर। अब इसमें ऑर्डर मैटर रहता है, अगर ए पहले है तो ए के कंपोनेंट्स पहले लिखेंगे, बी के कंपोनेंट्स बाद में। तो ये स्केलर प्रोडक्ट है। इसमें ये है कि दोनों की मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करें और दोनों के दरमियान जो एंगल है वो साइन के साथ आएगा। आई होप ये तो आपको पता ही होगा। और अगर ए क्रॉस बी ज़ीरो का मतलब है इफ़ एंड ओनली इफ़ ए एंड बी आर लीनियरली डिपेंडेंट, यानी कि लीनियरली डिपेंडेंट वही। एक और चीज़ आप माइंड में रख लें कि जो वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं उनके दरमियान एंगल ज़ीरो होता है। टू वेक्टर्स हों अगर, तो टू वेक्टर्स अगर लीनियरली डिपेंडेंट हो तो उनके दरमियान एंगल ज़ीरो होता है। जैसे पीछे ये देखें, ये बी और यू डिपेंडेंट है ना, टू वेक्टर्स हैं, देखिए इनके दरमियान एंगल ज़ीरो है, सेम एंगल पे दोनों हैं। अगर टू वेक्टर्स हों और लीनियरली डिपेंडेंट हो तो दोनों के दरमियान एंगल ज़ीरो होगा, सेम लाइन पे वो एक ही उनकी डायरेक्शन होगी, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर ही होंगे। यही चीज़ वहाँ पर लिखी गई है। जब एंगल ज़ीरो होगा तो ए क्रॉस बी भी ज़ीरो होगा, क्योंकि ए क्रॉस बी में आता है साइन ज़ीरो आएगा, साइन ज़ीरो की जगह वो सारा ज़ीरो हो जाएगा साइन ज़ीरो की वजह से। नेक्स्ट, ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट या मिक्स डॉट ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट, ये भी आपको पता है, ए डॉट और आगे बी क्रॉस सी। इसमें हम इन तीनों की जो कंपोनेंट्स हैं उनका, ये इन तीनों के कंपोनेंट्स का डिटर्मिनेंट ले लेना, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। ए डॉट ये इक्वल होगा इसके और ये इक्वल होगा इसके, ये इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। यानी कि अगर ये ए डॉट बी क्रॉस सी है तो सी डॉट ए क्रॉस बी इक्वल होगा। पर एक चीज़ है कि ये है हमारे पास इस यहाँ पे क्या था, अच्छा, ये आप एक सर्कल बना लें इस तरह, इधर ए लिख लें, इधर बी, और इस साइड पे ये सी, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो अगर तो आप इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहेंगे, यानी कि ए डॉट
बी क्रॉस सी, डायरेक्शन हमारी ये एंटी क्लॉकवाइज। आप कोई भी डायरेक्शन ले लें एंटी क्लॉकवाइज, किसी को भी पहले लिख लें वो उसके इक्वल होगा, यानी कि मैं बी को पहले लिखता हूँ, बी डॉट सी क्रॉस ए, ये इसके इक्वल होगा, ये दोनों इक्वल होंगे, जैसा कि ये यहाँ पर है बी डॉट सी क्रॉस ए। लेकिन अगर आप डायरेक्शन चेंज कर दें एंड आप क्लॉकवाइज मूव करें, यानी आप लिखें बी डॉट ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी, तो ये चीज़ जो है ना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के माइनस के इक्वल होगी, इसके माइनस एंटी क्लॉकवाइज की किसी भी को भी पहले, यानी ये तो इक्वल है ना, तो इन सब के ये माइनस के इक्वल होगी, यानी कि बी डॉट ए क्रॉस सी, बी डॉट ए क्रॉस सी, ये इन तीनों के माइनस के इक्वल होगी, यानी इन तीनों में से किसी एक को अगर आप लिखें तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के माइनस के इक्वल होगी, और बाकी सारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एक दूसरे की इक्वल होंगी, और सारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी एक दूसरे के इक्वल ही होंगी। लेकिन ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को अगर इक्वल करना हो तो फिर दोनों में से किसी एक के साथ माइनस लगाना पड़ेगा, यही चीज़। और इस सिंबल से भी हम इसे डिनोट करते हैं, ये बड़ी ब्रैकेट्स लगा दें तीनों वेक्टर्स को इकट्ठा लिख के। ये चीज़ अगर इन किसी भी तीन वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ज़ीरो आए तो फिर वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। पीछे हमने पढ़ा था कि किसी भी दो वेक्टर्स का अगर क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो आए तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होता है, और यहाँ पे किसी भी तीन वेक्टर्स का अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ज़ीरो आए तो वो तीनों लीनियरली डिपेंडेंट हो गए। ये भी वही चीज़ है, देखिए ये तीन वेक्टर्स हैं, इधर थ्री डायमेंशन में आ जाता है, ये है ना ए डॉट बी क्रॉस सी, तो हमारे पास तीन वेक्टर्स हैं। अगर तो बी क्रॉस ज़ीरो, इसका मतलब है क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो है, ये दोनों वेक्टर्स डिपेंडेंट है आपस में, ऑलरेडी ये दोनों वेक्टर्स डिपेंडेंट है, तो तीसरा मिल जाएगा तो ये डिपेंडेंट ही रहेंगे एक दूसरे के साथ। देन अगर ये ज़ीरो नहीं, इसका आंसर ज़ीरो नहीं, ए डॉट बी का आंसर ज़ीरो आ रहा है, इसका मतलब है इसका जो भी आंसर हो, इनका जो इसके आंसर का वेक्टर आए उसका ए के साथ डॉट लें तो वो हमारे पास ज़ीरो आ जाए। तो उस सूरत में भी ये थ्री वेक्टर्स है ना, थ्री वेक्टर्स लीनियर डिपेंडेंट, उसकी ज़रा शेप ज़्यादा यहाँ पे मैं ड्रा नहीं कर सकता, नहीं तो मैं आपको ज्योमेट्रिकली ड्रा करके बता देता हूँ। आपने बस ये याद रखना है कि थ्री वेक्टर्स, टू वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट मीन उनका क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो, थ्री वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट मीन उनका ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट ज़ीरो आएगा। आगे हमारे पास है ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट। ये फॉर्मूले आप माइंड में रख लें, अगर तीनों का क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा हो तो वो इक्वल होता है ए डॉट सी, ये एक स्केलर आ जाएगा क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट है, उसको बी से मल्टीप्लाई करें, फिर माइनस ए डॉट बी, उसको सी से मल्टीप्लाई करें। देन अगर हमारे पास फोर वेक्टर्स हों और उन दोनों का आपस में क्रॉस लें और दरमियान में डॉट कर दें, तो ये एक वेक्टर आएगा क्रॉस प्रोडक्ट से, इधर एक वेक्टर आएगा क्रॉस प्रोडक्ट से, लेकिन जो मेन हमारे पास आंसर आएगा वो डॉटों में डॉट है दोनों वेक्टर्स के दरमियान, तो वो स्केलर आएगा। तो इसका फार्मूला ये ए डॉट सी ब्रैकेट बी डॉट सी ए डॉट
ये एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं ना, एमसीक्यूज़, या वैसे भी ये फार्मूलाज हैं तो आपको याद करने पड़ेंगे। और अगर इन चारों का आपस में क्रॉस प्रोडक्ट हो तो वो फिर ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसका मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, यानी कि ये ए डॉट बी क्रॉस सी के साथ सी वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दें, ये स्केलर है, स्केलर के साथ सी वेक्टर आ गया, माइनस ये भी स्केलर है, उसके साथ डी वेक्टर आ गया। इन दोनों वेक्टर्स को जो माइनस करके वेक्टर आएगा वो इस वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, फोर्थ वेक्टर, चार वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर आएगा। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। फर्स्ट चैप्टर में जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं ना, ये पेपर, अगर आपके ना कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पेपर में इनमें से बहुत कम आएगा, शायद एक दो क्वेश्चन भी ना आए, क्योंकि ये सारी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें थी। हमारा जो मेन टॉपिक है वो टू से भी बहुत कम आएगा पेपर में, 3 से ऑनवर्ड शुरू होगा। तो पर मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर इस सारा थ्योरेटिकली नहीं, मैंने आपको ज्योमेट्रिकली भी बताया है, इसकी सारी सिस्टम मैंने बताया आपको ड्रा करके, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स कुछ क्लियर हों। नेक्स्ट हम इसमें से आप कोई भी क्वेश्चन ना करें, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन अगर आप वैसे करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप इसे ट्राई करना। इस हर क्वेश्चन सॉल्व हुआ है इसमें ना, सॉल्व सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम्स के अलावा बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2, यहाँ पे बस ये लास्ट हम लाइन की इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन वेक्टर की फॉर्म में। लेट्स सी हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए एंड यू E3 स्पेस में, और यू जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है। ज़ीरो वेक्टर का मतलब होता है पॉइंट, 0,0,0, वो तो ओरिजिन पर एक पॉइंट ही बनता है ना, तो वो पॉइंट नहीं है वो, अब हर वेक्टर पॉइंट होता है, सॉरी, लेकिन 0,0 का मतलब वो ओरिजिन पर नहीं है, तो यू जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है। उस ऐसी स्ट्रेट लाइन जो ए से पास करे, यानी ए वेक्टर का जो पॉइंट है उसमें से पास करे और यू के पैरेलल हो, उसकी इक्वेशन हमारे पास आती है x इज़ इक्वल टू के यू प्लस ए, और k की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। इससे ज्योमेट्रिकली अगर अंडरस्टैंड करना है तो नेक्स्ट ये हमारे पास वेक्टर है ए और ये वेक्टर है यू। मैंने कहा था ऐसी लाइन जो ऐसी कलर यूज हुआ, ऐसी लाइन जो ए वेक्टर का ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट, इस पॉइंट को ज़ाहिर करता है, ए वेक्टर इस पॉइंट को। मैंने कहा था हर पॉइंट वेक्टर है, यानी कि इस पॉइंट का अगर हम, ये ए वेक्टर है, तो ये लाइन ए वेक्टर से पास कर रही है, यहाँ से इस पॉइंट से पास कर रही है। और यू वेक्टर, ये यू वेक्टर है, ये हमारे पास यू वेक्टर है, यू के पैरेलल है, ए से पास कर रही है और यू के पैरेलल है ना ये लाइन। ये देखें, ये हर पॉइंट पे ये डिस्टेंस इनका सेम है, इससे यू को जितना मर्जी बढ़ा लें आप, ये दोनों लाइंस आपस में ऐसे क्रॉस नहीं करेंगी, हर पॉइंट पे इनका फासला सेम आता जाएगा अगर आप इन्हें जितना मर्जी बढ़ाते जाएंगे। ये इसका मतलब होता है पैरेलल लाइंस। तो से रेस कर लो ज़रा, ये जो ये लाइन है, ये जो एक्स लाइन है, हम इसे एक्स का नेम दे रहे हैं, ये ए से पास कर रही है और यू के पैरेलल है। इसकी इक्वेशन क्या होगी, एक्स इज इक्वल टू के यू प्लस ए, यानी कि के की वैल्यू हमने ज़ीरो से स्टार्ट करनी है, प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक हर वैल्यू के लिए जो भी पॉइंट आएगा, जो भी वेक्टर आएगा एक्स, अगर हम उन वो इस लाइन पर आएगा, यानी कि लेट्स से ये पॉइंट है, ये पॉइंट है,
तो हम क्या करेंगे, u को माइनस माइनस वाले किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से करेंगे डायरेक्शन चेंज होगी, और ऐसे माइनस के से मल्टीप्लाई करेंगे कि उसकी लेंथ ये बन जाए, इतनी लेंथ बन जाए, की वो वैल्यू सेट करेंगे। के को यू से मल्टीप्लाई कर लिया, ये आ गया के यू, आगे ए को इसमें प्लस कर लें, ये ए वेक्टर है ना, हेड टू टेल रूल से मैं इसे उठा के यहाँ पे रख देता हूँ, तो इसे इसमें प्लस कर लिया, तो ये वेक्टर, ये पॉइंट आ गया लाइन पर। इसी तरह आप किसी भी पॉइंट पर जा सकते हैं बाय के की वैल्यूज वेरी करने से। के की वैल्यू कितने तक वेरी करनी है हमने, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, यानी कि के को तब्दील करते रहना है। तो अगर हम करते रहेंगे, थोड़ा सा के काम करेंगे, ये पॉइंट आएगा, ऐसे ऐसे ये पॉइंट्स चलते जाएंगे, तो ये हमारे पास एक लाइन बनेगी, ये लाइन की इक्वेशन आएगी। तो ये इसका ज्योमेट्रिकली मीन है इस इक्वेशन का, x इज इक्वल टू के यू प्लस ए का। नेक्स्ट ये हमारे पास तो आएगा तो एक वेक्टर ही ना, u एक वेक्टर है, के से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर एक वेक्टर आएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे फिर एक वेक्टर आएगा। तो इस वेक्टर के जो कंपोनेंट्स होंगे, यानी कि e1 जो होगा x1, तो u1 इधर बेसिस में ना, u1 उसने एक लिखा हुआ है u को ऐसे ना, u के कोई कोऑर्डिनेट्स तो हमारे पास नहीं है ना, तो u को उसने कह लिया कि उसका पहला कंपोनेंट 1 है, u1 है, दूसरा u2, तीसरा u3, इस तरह आप समान, और ए का भी इस तरह। तो x1 क्या होगा, के मल्टीप्लाई u1 प्लस a1, यानी कि उन दोनों के, चले मैं आपको ये बता ही देता हूँ यहाँ पे करके। सीरीज कर लूँ, तो ये हमारे u वेक्टर है, u1, ये मैंने ब्रैकेट लगाई है पीछे, कामा u2 कामा u3, और a वेक्टर भी इस तरह a1 a2 a3 की फॉर्म है। तो x किस तरह होगा, x होगा के को मल्टीप्लाई करेंगे u1, और ये आगे u3 तक, प्लस यहाँ पे a वेक्टर a1 कामा इस तरह a3 तक। फिर क्या करेंगे, के को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो के u1 से मल्टीप्लाई होगा, कामा के u2 से भी मल्टीप्लाई होगा, इस तरह आगे u3 तक, इधर ये a वैसे ही, अब इन्हें प्लस करेंगे तो के u1 प्लस a1 आ जाएगा, के u1 प्लस a1 आ जाएगा, यानी कि पहले कंपोनेंट्स को पहले से प्लस करना, कामा के u2 प्लस a2 आ जाएगा, एंड अब सो ऑन के कामा के u3 प्लस a3, और इधर x, अब इधर x भी एक वेक्टर है, तो x वेक्टर है, यानी कि उसके लेट से हम कह लेते हैं उसके कंपोनेंट्स अगर हों x1 x2 x3, और इस साइड पे वो इसके इक्वल है, तो x1 फिर किसके इक्वल हुआ, के u1 प्लस a1, तो यही चीज़ है, x2 के u2 प्लस a1। ये एग्जांपल है, ये आपने करनी है, ये अब इस चैप्टर से आपने ना इसकी एग्जांपल्स भी स्टार्ट करनी है। पैरामीट्रिक इक्वेशन, इसे हम कहते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन, या लाइन की इक्वेशन, नहीं इस फॉर्म को हम कहते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन। ये जो 2.2 है, 2.1 भी पैरामीट्रिक है, लेकिन फिर हम इसके कंपोनेंट्स को बिला ज़्यादा करके लिखते हैं। और जो वी से दैट द एक्स जनरेट्स द लाइन, एक्स जो है वो लाइन, ये एक्स जो है वो मैंने पीछे भी आपको बताया कि एक्स का मतलब है हर पॉइंट यहाँ पे लाइन का, तो एक्स लाइन को जनरेट करता है एज द, जैसे जैसे पैरामीटर के वेरी हो, जैसे जैसे के वेरी होता जाएगा ये लाइन जनरेट होती जाएगी ओवर द रियल लाइन, यानी कि रियल वैल्यूज एक्स की माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। एनी वेक्टर विच इज़ लीनियरली डिपेंडेंट ऑन यू
विल बी सेड टू बी पैरेलल टू दिस लाइन। कोई चीज़, कोई भी वेक्टर u के लीनियरली डिपेंडेंट हो, दो वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट किस सूरत में हो सकते हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे के ऊपर हों, दोनों के दरमियान एंगल 90 का हो। तो ये u के पैरेलल है, या ये पीछे एक वेक्टर ले लेते हैं, ये भी u के पैरेलल है, तो जो भी u के पैरेलल होगा वेक्टर वो इस लाइन के भी पैरेलल होगा, यानी कि वो u के ऊपर ही होगा ना, तो ये इस लाइन से पैरेलल ही होगा। ये चीज़ लिखी हुई है। The two lines will said to be parallel if their respective vector u's are linearly dependent। कहते हैं कि दो लाइंस जो हैं वो पैरेलल होंगी। ये हमारे पास एक लाइन की इक्वेशन है ना, तो मैं दूसरी लाइन यहाँ पे बना लेता हूँ, एक ये पर पैरेलल बनाता हूँ, इसके पैरेलल बनाता हूँ। इस वेक्टर का जो पैरेलल वेक्टर, इस लाइन का जो पैरेलल वेक्टर होगा वो भी u के पैरेलल ही होगा। ऐसा तो नहीं ना होगा अगर ये u का है तो फिर तो लाइन की इक्वेशन में जो वेक्टर होता है पैरेलल वो तो इस लाइन के पैरेलल होगा। तो अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल होंगी तो उनका रिस्पेक्टिव वेक्टर्स भी, पैरेलल वेक्टर्स भी आपस में पैरेलल होंगे। ये चीज़ ये लिखी गई है। इसमें ये है कि एक वेक्टर ए ये है e1 प्लस 2e2, एक वेक्टर ये है e1 माइनस e3। हमने इक्वेशन लाइन की फाइंड करनी है जो ए में से पास करे और यू के पैरेलल है। तो पैरेलल वाले वेक्टर को हम के से मल्टीप्लाई करते हैं और जिसमें से पास कर रही है उससे प्लस करते हैं। ये के को यू से मल्टीप्लाई किया प्लस ए से, e1 के कंपोनेंट्स इकट्ठे कर लिए, e2 के कंपोनेंट्स इकट्ठे कर लिए, e3 के कंपोनेंट्स इकट्ठे कर लिए। ये इक्वेशन होगी, ये x की इक्वेशन होगी। आगे मज़ीद अगर हम e1 के साथ जो है वो x1 के इक्वल है, e2 के साथ जो है वो x2 के इक्वल है, और e3 के साथ है जो वो x3 के। काफ़ी लंबा लेक्चर है ये, लेकिन आज के लिए काफ़ी है इतना ही। नेक्स्ट हम प्लेन से शुरू करेंगे।